नमस्कार। हम्म। आज हम एक बहुत ही अलग कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ, एक ऐसी कहानी जो इंसान के हौसले और नजरिए की बात करती है, वो भी बहुत असाधारण हालात में। बिल्कुल। ये कहानी है क्रिस्टीना की, जो एक बम धमाके से गुजरी और उसके बाद का उनका सफर शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक भी, वो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, और ये जो जानकारी है, ये हमें एक किताब के हिस्से से मिली है। उसमें क्रिस्टीना के जो तजुर्बे रहे और उनकी जो आध्यात्मिक समझ बनी, उसके बारे में काफी तफसील से बताया गया है। हम्म। तो ये सिर्फ मतलब चोटों से उभरने की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है कि कैसे उन्होंने उस हादसे को समझा, उसे अपनाया, मानसिक और रूहानी तौर पर। सही कहा। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि क्रिस्टीना के अनुभव के जो खास पहलू हैं, हम्म। उनको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे वो हादसा खुद, फिर उनका ठीक होना। और खास तौर पे उनकी सोच है ना, माफी को लेकर, जन्म से पहले की योजना, ये सब जो बातें किताब में हैं। हाँ, और दुख तकलीफ पर उनका नजरिया। हम देखेंगे कि इन सब ने उनकी जिंदगी को कैसे एक नई शक्ल दी। तो चलें शुरू करें। हाँ, बिल्कुल। इस कहानी और इसके पीछे जो विचार हैं, उनमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हाँ, तो कहानी शुरू होती है क्रिस्टीना से। उस वक्त वो करीब 20 साल की थी। हाँ, पोमोना कॉलेज के राजनीति विज्ञान विभाग में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट थी। बिल्कुल। तो एक आम सा दिन था, काम खत्म हुआ और वो अपने पति का इंतजार कर रही थी। किताब में एक छोटी सी दिलचस्प बात यह भी है कि उनके पति उस दिन थोड़ा लेट हो गए थे। अच्छा। हाँ, वो कुछ पढ़ने में इतने खो गए कि उन्हें वक्त का ध्यान ही नहीं रहा। क्रिस्टीना ने बाद में सोचा भी कि शायद ये भी एक इशारा था कि उन्हें उस वक्त वहां होना ही नहीं था। अजीब इत्तेफाक। कई बार ऐसा होता है। तो वो इंतजार कर रही थी और उन्होंने सोचा कि नीचे बेसमेंट में जाकर अपने बॉस का मेल बॉक्स चेक कर लेती हूँ। हाँ, वो सीढ़ियों से नीचे उतर ही रही थी कि मेल बॉक्स में उन्हें एक पैकेज दिखा। और यार, एक बहुत जरूरी बात हुई। उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं और सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर खड़े खड़े ही पैकेज उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। वो उसके बिल्कुल सामने नहीं खड़ी हुई। हाँ, ये बहुत अहम साबित हुआ बाद में। बिल्कुल, क्योंकि वो पैकेज वो असल में एक टाइम बॉम्ब था। बाप रे। जैसे ही क्रिस्टीना ने उसे छुआ, जोर का धमाका हुआ। ओह। वो सीमेंट की दीवार से जा टकराए। धमाका इतना जबरदस्त था कि सोचिए, लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े दीवारों में भालों की तरह घुस गए। और 4 मंजिल ऊपर तक की खिड़कियां टूट गईं। हाँ, इतनी शिद्दत थी। उन्हें चोटें तो यकीनन बहुत गंभीर आई होंगी। बहुत ज्यादा। बम के टुकड़े उनकी आंखों में जले गए, जिससे वो पूरी तरह अंधी हो गई। पूरी तरह। हाँ, बिल्कुल। और पूरे शरीर में छर्रे, सीने में, सिर में, हर जगह। उनकी 2 उंगलियां उड़ गईं, कान के पर्दे फट गए। उफ, दर्द का तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इन्हें उन्हें पहचाना तक नहीं। सच में? हाँ, फिर उन्हें निकाला कैसे गया? जैसे तैसे उन्हें मलबे से बाहर निकाला गया। उस वक्त बारिश हो रही थी। किताब में लिखा है, एक खूबसूरत ठंडी बारिश। उन्हें अपने चेहरे पर वो महसूस हो रही थी। हम्म। और यहीं एक और अजीब सी बात हुई, या किस्मत कह लें। क्या? वही सहकर्मी जिसने उन्हें पहचाना नहीं था, उसने कुछ वक्त पहले ही बस ऐसी बोरियत में अपनी पत्नी की नर्सिंग की कुछ किताबें पढ़ ली थीं। अच्छा। हाँ, तो उसे शरीर के वो प्रेशर पॉइंट्स पता थे जहां दबाव डालने से खून बहना कम हो सकता है। अरे वाह। उसने वही किया और शायद इसी वजह से क्रिस्टीना की जान बच पाई। उसने बाद में क्रिस्टीना को बताया भी, मुझे नहीं पता मैंने वो किताबें क्यों पढ़ी, बस एक दिन बोर हो रहा था। क्या बात है। अनजाने में ही सही, पर उसने कितनी बड़ी मदद कर दी। बिल्कुल। फिर अस्पताल ले जाया गया होगा उन्हें। हाँ, एम्बुलेंस आई, उन्हें इमरजेंसी रूम ले गए। और एक और इत्तेफाक देखिए, क्या? अस्पताल ने कुछ ही दिन पहले जख्मों से मलबा निकालने के लिए एक नई मैग्नेटिक डिवाइस खरीदी थी। बिल्कुल नहीं। तो डॉक्टरों ने किसी तरह उनकी पलकें सिलकर खोली और उस चुंबक से आंखों से वो छर्रे निकाले। और बहुत ध्यान से, उसी एंगल से निकाले जिस एंगल से वो अंदर गए थे, ताकि आंखों को और नुकसान ना हो। कितनी नाजुक प्रक्रिया रही होगी। हाँ, बहुत। और इसके बाद के जो कुछ दिन थे, वो क्रिस्टीना की जिंदगी के शायद सबसे मुश्किल दिन थे। भयानक सिर दर्द। और सिर्फ 6 दिनों में उनका वजन 120 पाउंड से घटकर 85 पाउंड रह गया था। इतना ज्यादा? हाँ, होंठ सिले हुए थे तो कुछ खा नहीं सकती थीं, आंखें इतनी सूजी हुई थीं कि खोल नहीं पाती थीं, चेहरा बुरी तरह झुलस गया था। ओ। लॉस एंजलिस बॉम्ब स्क्वाड के लोग जब उन्हें देखने आए, तो उनकी हालत देखकर उनमें से एक अफसर तो बेहोशी हो गया था। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि हालत कितनी गंभीर रही होगी। बिल्कुल। इसके बाद उन्हें कुल मिलाकर 10 और ऑपरेशन करवाने पड़े। 10? हाँ, चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी, हाथ की कई सर्जरियां,
एक ऑपरेशन में तो डॉक्टरों ने उनके चेहरे की चमड़ी की ऊपरी परत को छोड़कर बाकी को जैसे सैंड पेपर से रगड़ा हो क्या? क्यों? और वायर ब्रश से बारूद के कण हटाए, वो इतने अंदर तक धंस गए थे। बाप रे, ये सुनने में ही इतना भयानक लग रहा है। हाँ, उस तकलीफ को सहना तो खैर। लेकिन फिर कुछ अच्छा हुआ होगा, रिकवरी शुरू हुई होगी। हाँ, फिर एक दिन जैसे कोई चमत्कार सा हुआ। क्या हुआ? उन्होंने अपनी आंखें खोली और उन्हें रंग दिखाई देने लगे। सच में? हाँ, उन्होंने पास खड़ी नर्स से कहा, आपकी ड्रेस का रंग बहुत सुंदर लाल है। अरे वाह। बस ये सुनते ही वहां जो डॉक्टर और नर्स थे वो खुशी से उछल पड़े, कुछ तो रोने भी लगे। जाहिर है, ये तो बहुत बड़ी बात थी, मतलब रोशनी लौटना। हाँ, शारीरिक तौर पर ठीक होने की तरफ ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। फिर आगे क्या हुआ? कॉलेज का क्या हुआ? धीरे धीरे जब वो थोड़ी बेहतर हुई, क्रिस्टीना ने ठान लिया कि वो कॉलेज की डिग्री पूरी करेंगी। गजब का हौसला। बिल्कुल। शरीर ठीक हो रहा था, पर दर्द तो था ही, और नजर भी बहुत कमजोर थी। दाहिने हाथ पर प्लास्टर था, तो उन्हें अपने उल्टे हाथ से लिखना पड़ता था, जिसकी आदत नहीं थी। मुश्किल तो हुआ होगा। हाँ, और एक और मुश्किल आई। जब उन्होंने इम्तिहानों के लिए थोड़ा ज्यादा वक्त मांगा, तो कुछ प्रोफेसरों को शक हुआ कि कहीं ये नकल ना कर लें। क्या? मतलब उनकी हालत देखकर भी? हाँ, उन्हें ऐसा लगा। इस बात पर क्रिस्टीला को बहुत गुस्सा आया। आना ही था। किताब कहती है कि ये गुस्सा प्रोफेसरों पर उतरा नहीं था जितना उस हादसे पर था, और उस अनजान शख्स पर जिसने वो बम रखा था, जो कि बहुत स्वाभाविक भी है। बिल्कुल। पर इसके बाद कुछ बदला है ना? कहानी एक अलग मोड़ लेती है। हाँ, यहीं से चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। एक दिन वो कॉलेज कैंपस में टहल रही थी और उन्हें अचानक बहुत ज्यादा अपराध बोध, मतलब गिल्ट महसूस होने लगा, जैसे इस सब के लिए वही जिम्मेदार हों। और ठीक उसी पल उन्हें एक तरह का कह सकते हैं रूहानी अनुभव हुआ। कैसा अनुभव? अचानक उन्हें अंदर से एक आवाज सुनाई दी, या शायद एक एहसास हुआ कि वो जैसी भी हैं, ठीक हैं, दूसरों की तरह ही अच्छी हैं। शारीरिक कमियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सब जानती हैं जो उन्हें जानना जरूरी है। वाह। उन्हें लगा जैसे किसी ने दुनिया भर का बोझ उनके कंधों से उतार दिया हो। एकदम हल्का महसूस हुआ। ये तो बहुत गहरा अनुभव रहा होगा। हाँ, और किताब के मुताबिक इस अनुभव का जो निचोड़ था वो था माफी और तटस्थता, मतलब न्यूट्रलिटी। तटस्थता। हाँ, कि चीजों को बस वैसे ही देखना जैसे वे हैं, बिना अच्छा या बुरा का लेबल लगाएं। उन्हें गहराई से महसूस हुआ कि दूसरों को जज करने की, उनके बारे में राय बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। और किताब इस बात पर जोर देती है कि माफी ही वो चाबी थी जिससे वो उस विक्टिम वाली सोच से बाहर निकल पाएं। ये समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये एहसास इतना जबरदस्त था कि उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। और ऐसे अनुभव, वो कहते हैं ना, इंसान को हमेशा के लिए बदल देते हैं। क्रिस्टीना ने बताया भी कि इस समझ के बाद उनका गुस्सा और वो जो गिल्ट था वो काफी हद तक कम हो गया। उन्होंने वो सारे चरण भी महसूस किए जिनके बारे में एलिजाबेथ कुबलर रॉस ने लिखा है, किसी बड़े नुकसान के बाद जो होते हैं, जैसे गुस्सा, अपराध बोध, सौदेबाजी। हाँ, वो ग्रीफ साइकिल वाले चरण। हाँ, वही। लेकिन किताब के मुताबिक एक और बड़ी समझ आई जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या थी वो? जब क्रिस्टीना को ये बात साफ हो गई, या उन्हें ये महसूस हुआ कि ये हादसा एक तरह का समझौता था। समझौता? कैसा समझौता? जो उन्होंने शायद जन्म लेने से पहले ही तय किया था। प्री बर्थ प्लान वाली बात। हाँ, और जैसे ही उन्हें ये एहसास हुआ, उनके अंदर सब कुछ शांत हो गया। हाँ, फिर लड़ने की, विरोध करने की कोई वजह ही नहीं बची। ये विचार जन्म से पहले योजना बनाने का, ये कई लोगों के लिए थोड़ा नया या शायद अजीब भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। किताब हाँ। भी ये मानती है, और वो कहती है कि हमारा समाज अक्सर सरेंडर करने को, मतलब हालात के आगे झुक जाने को, कमजोरी समझता है। सही बात है। हमें तो सिखाया जाता है कि लड़ते रहो, हार मत मानो। हाँ, लेकिन क्रिस्टीना जैसे मामलों में स्रोत ये कहता है कि विरोध करना या लड़ना वो तकलीफ को और बढ़ाता है। अच्छा। जबकि उसे स्वीकार कर लेना, उसके साथ बहना, वो तकलीफ को कम कर सकता है। तो इस मायने में सरेंडर करना कमजोरी नहीं बल्कि एक अलग तरह की ताकत बन सकता है। हालात को स्वीकार करने की ताकत। Exactly. किताब यही कहती है। हाँ। क्रिस्टीना ने ये भी बताया कि ये जो समझ थी, ये उन्हें कई तरीके से मिली। जैसे? कभी कभी आत्मा मार्गदर्शकों से, मतलब स्पिरिट गाइड से। उन्होंने नाम भी बताए हैं, कैसेंड्रा और लियोना। अच्छा। कभी किताबों से, जैसे वो किसी आध्यात्मिक किताबों की दुकान में जाती, कोई किताब उठाती और किसी खास पन्ने पर उन्हें कोई संदेश मिल जाता। सिंक्रोनिसिटी। हाँ, और कुछ खास कामों के लिए
वो महादूत माइकल यानी माइकल द आर्कएंजल से मार्गदर्शन लेती हैं, ऐसा किताब में लिखा है। दिलचस्प। और उन्हें दुख तकलीफ के बारे में भी कोई संदेश मिला? उसका क्या मतलब है? हाँ, एक संदेश ये भी मिला कि दुख तकलीफ एक तरह का ऊर्जा का संतुलन बनाती है। ऊर्जा का संतुलन कैसे? मतलब इस नजरिए से जब लोग पीड़ित होते हैं तो उससे एक एनर्जी निकलती है जो शायद दूसरों के लिए कुछ चीजों को आगे बढ़ाने में मदद करती है। ये थोड़ा जटिल विचार है। हाँ, है तो। ये दुख को सिर्फ एक व्यक्तिगत घटना की तरह नहीं देखता, बल्कि एक बड़े सिस्टम का हिस्सा मानता है। बिल्कुल। और जहां तक माफी की बात है, क्रिस्टीना को कभी पता नहीं चला कि वो बम किसने रखा था। अच्छा, ये पता नहीं चला? नहीं, लेकिन उन्होंने बताया कि सालों पहले उन्होंने सोचा था काश मैं उस आदमी से मिल पाती जिसने वो बम भेजा था। क्यों? गुस्से के लिए? नहीं, सिर्फ उसे ये बताने के लिए कि मैंने उसे बहुत पहले ही माफ कर दिया है। क्या बात! हाँ, वो मानती थी कि ये घटना होने के लिए उन दोनों के बीच शायद एक तरह का रूहानी करार था, एक अनुबंध। ये सोचिए अपने आप में कितनी अलग है। और उन्होंने एक और बड़ा दिलचस्प अनुभव बताया। एक बार उनकी आंखों की सर्जरी हो रही थी, तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी जिसने कहा, अब तुम रिलेटिविटी के सिद्धांत को समझती हो। सब कुछ एक ही समय में भी होता है और अलग-अलग समय पर भी। ये तो बहुत गहरा है। आइंस्टाइन वाली रिलेटिविटी। शायद उससे भी आगे की बात। इससे उन्हें लगा कि अगर सारी घटनाएं एक तरह से एक साथ ही घटित हो रही हैं, तो फिर किसी को माफ ना करने का कोई कारण ही नहीं बचता, क्योंकि वो अनुभव तो हो चुका है, वो बीत चुका है। वाह, ये एक बहुत ही ऊंचा आध्यात्मिक नजरिया है, टाइम को लीनियर ना देखना। बिल्कुल। तो यहाँ ये सवाल उठता है जिसे किताब भी उठाती है, क्या उस बम रखने वाले इंसान का ये काम क्रिस्टीना के लिए एक तरह की सेवा थी, जैसा कि उनके करार वाले विचार से लगता है? ये सवाल तो दिमाग घुमा देता है। क्रिस्टीना का क्या जवाब था? किताब के मुताबिक क्रिस्टीना ने बिना झिझक के कहा, ये एक तोहफा था। तोहफा? उस हादसे को? हाँ, और वो इसके लिए पूरी तरह शुक्रगुजार थीं। क्या ये समझ से परे है। मतलब माफी और शुक्रगुजारी का ये स्तर उस अनजान शख्स के लिए जिसने इतनी पीड़ा दी। हाँ, वाकई असाधारण है। और उन्होंने उसे बहुत पहले माफ कर दिया था, इसलिए नहीं कि जख्म भर गए थे या सालों बीत गए थे। तो कब? किताब कहती है कि ऑपरेशन टेबल पर लेटे लेते ही उन्होंने माफी की दिशा में काफी सफर तय कर लिया था। अविश्वसनीय। अब ये समझना कि क्रिस्टीना इतनी गहराई तक कैसे ठीक हो पाई या इस समझ तक कैसे पहुंची, इसके लिए किताब में उनकी एक गाइड है, कैसेंड्रा। हाँ, जिनका जिक्र पहले आया था। हाँ, तो कैसेंड्रा की चैनलिंग का जिक्र है। चैनलिंग मतलब किसी माध्यम से संदेश पाना। तो कैसेंड्रा के हवाले से किताब कहती है कि हम सब के साथ प्रबुद्ध आत्मा मार्गदर्शक होते हैं, भले ही हम उन्हें महसूस न करें। और वो गाइड कैसे करते हैं? हमारी भावनाओं के जरिए, अंदर की आवाज, अचानक आने वाले ख्यालों, तस्वीरों, दिल की चाहतों के जरिए। अच्छा, तो किताब के लेखक ने कैसेंड्रा से पूछा होगा चैनलिंग के जरिए? हाँ, यही कि क्रिस्टीना ने जन्म से पहले इस धमाके की योजना आखिर क्यों बनाई थी। और क्या जवाब मिला? ये जानना बहुत दिलचस्प होगा। कैसेंड्रा का जवाब, जैसा किताब में दिया है, वो काफी पर्दे खोलता है। हालांकि ये भी मानती हूँ कि ये विचार बहुत से लोगों को शायद अजीब लगे। बताइए। पहला, कि क्रिस्टीना का मिशन दुनिया में उम्मीद लाना था, ये समझाना कि इंसान का शरीर सिर्फ एक बाहरी खोल है, कि हम आत्मा हैं और कई जीवन जीते हैं। हाँ, और इन जीवनों को शांति और कृपा से जीने का मौका हमारे पास है। ये उनका एक मिशन था। ठीक है, लेकिन ये धमाका ही क्यों? इतना भयानक तरीका क्यों? कैसेंड्रा ने बताया क्योंकि क्रिस्टीना इसे झेल सकती थी, उनमें वो क्षमता थी, और ये इतना भयानक था कि दूसरों का ध्यान खींचेगा ताकि वो उनकी बात सुने। ये एक तर्क हो सकता है। और बम रखने वाले की क्या योजना थी? उसका क्या रोल था इसमें? कैसेंड्रा ने कहा कि ये आजादी से जुड़ा मामला था, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं था। नेगेटिव नहीं था, बम धमाका। कैसेंड्रा के नजरिए से ये उस व्यक्ति की तरफ से क्रिस्टीना और दुनिया के लिए एक सेवा का काम था। सेवा का काम, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। हाँ है। किताब के अनुसार कैसेंड्रा का कहना है कि दैवी शक्ति ने उस व्यक्ति को एक जरिया बनाया ताकि कई लोगों की आंखें खुल सकें। ये दृष्टिकोण पचाना आसान नहीं है, पर स्रोत यही प्रस्तुत करता है। और जब पूछा गया कि क्या बम रखने वाले को मरने के बाद पछतावा होगा, कैसेंड्रा ने कहा कि ये उसकी जीवन समीक्षा का हिस्सा जरूर होगा, पर कोई पछतावा नहीं होगा, एक तटस्थ भाव रहेगा। तटस्थ
मतलब ना दुख ना खुशी। हाँ, गर्व भी नहीं, बस अपनी भूमिका निभाने का एहसास। ये तो बिल्कुल अलग फलसफा है। बिल्कुल। कैसेंड्रा ने एक और दिलचस्प पहलू बताया, सामूहिक चेतना का। वो क्या है? उन्होंने कहा कि इस धमाके ने एक तरह की अचेतन सामूहिक सोच प्रक्रिया को भी पूरा किया। मतलब हम इंसान कभी-कभी ब्रह्मांडी चेतना से आने वाले विचारों के बहाव में बह जाते हैं, जो अक्सर डर पर आधारित होते हैं। तो इस धमाके ने कई आत्माओं को धरती पर अपने कामों के बारे में सोचने पर मजबूर किया, एक तरह से झकझोरा। अच्छा, तो इसका असर सिर्फ क्रिस्टीना पर नहीं बल्कि बड़े स्तर पर हुआ। कैसेंड्रा के मुताबिक हाँ। और बम रखने वाली आत्मा ने इससे क्या सीखा? क्या सीखा? समझ की उस गहराई को महसूस करना जो हमारे ऑरा यानी प्रभा मंडल में कंपन करती है। अगर उसने नफरत से कुछ बनाया था तो उसे छोड़ना और उसके लिए खुद को माफ करना। खुद को माफ करना, हाँ। और इससे उस आत्मा समूह और धरती के समूह को गहरी वैचारिक समझ मिल सकती है। मतलब नफरत को ठीक करना और खुद को माफ करना दूसरों के लिए भी इसे आसान बनाता है। तो क्या इसका कोई नेगेटिव कर्मा नहीं बना? कैसेंड्रा ने साफ किया कि नहीं, क्योंकि ये पहले से तय सेवा का काम था। आत्मा के स्तर पर सभी घटनाओं को तटस्थ रूप से देखा जाता है। दिव्य योजना के पूरे होने की स्वीकृति होती है। और क्रिस्टीना और बम रखने वाले की आत्मा के बीच का रिश्ता कैसा है? कैसेंड्रा ने कहा उनके बीच प्रेम है। प्रेम? हाँ, उन्होंने पिछले जन्मों में भी साथ काम किया है, जैसे दूसरों को ठीक करने में मदद करना या धरती की चेतना को दूसरे तरीकों से ऊपर उठाना। ये पूरी तस्वीर ही बहुत अलग है जो हम आमतौर पर सोचते हैं। बिल्कुल। कैसेंड्रा ने ये भी बताया कि आत्माएं कहीं भी कभी भी जन्म लेना चुन सकती हैं। तो सवाल उठता है कि क्रिस्टीना और बम रखने वाले ने इस समय अमेरिका को क्यों चुना? कोई खास वजह? इसका संबंध कैसेंड्रा के अनुसार आजादी के विषय से था। आजादी कैसे? कैसेंड्रा ने बताया कि क्रिस्टीना उस समय दुनिया की राजनीतिक स्थिति के बारे में उतनी जागरूक नहीं थी, जबकि बम रखने वाला था। अच्छा। क्रिस्टीना का भाई वियतनाम युद्ध में था, लेकिन वो उसके अनुभवों को तब तक पूरी तरह नहीं समझ पाई थी जब तक वो वापस नहीं लौटा, और क्रिस्टीना खुद इस हादसे से नहीं गुजरी। तो क्या ये हादसा क्रिस्टीना को जगाने के लिए था, ताकि वो एक जागरूक जीवन जी सके? कैसेंड्रा ने कहा हाँ, ये सही है, और इसका एक बड़ा मकसद भी था, दूसरों को उम्मीद और चेतना देना। किताब के अनुसार इस मामले में उन्हें शायद पहले हल्के तरीकों से जगाने के अवसर नहीं दिए गए थे। अच्छा। इस धमाके को प्राथमिकता दी गई थी। पर यहाँ फिर वही सवाल आता है, स्वतंत्र इच्छा का, फ्री विल का। क्या ये सब पत्थर की लकीर था? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसेंड्रा ने इस पर बहुत जोर दिया। उनके मुताबिक ये योजना हो भी सकती थी और नहीं भी। दोनों आत्माएं इसमें हिस्सा ना लेने का फैसला कर सकती थी। तो स्वतंत्र इच्छा हमेशा रहती है? हमेशा। कैसेंड्रा का इस बारे में एक बहुत मजबूत संदेश भी है। वो कहती हैं, स्वतंत्र इच्छा हर इंसान के लिए धरती पर मौजूद है। और हम इसे इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? आप अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर, दयालु बनना सीखकर और हर मिलने वाले इंसान से ऐसे पेश आकर जैसे वो मसीहा हो, अपने चुने हुए सबक बदल सकते हैं। मतलब हमारे कर्म और इरादे हमारी जीवन योजना को बदल सकते हैं? हाँ, वो आगे कहती हैं कि अगर आप हमेशा ऊंचा रास्ता चुनते हैं तो ऊंची फ्रीक्वेंसी आपको दूसरों के प्रति ज्यादा प्यार भरे कामों की तरफ ले जाएगी। आप आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंच सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स, जहां सब लिखा होता है? हाँ, ऐसा माना जाता है, और वहां आप इंसानों की भलाई के लिए प्यार भरे विचारों और इच्छाओं से अपनी जीवन योजना बदल सकते हैं। बस अपने गाइड से पूछें और उन बदलावों पर ध्यान करें जो आपको चेतना के ऊंचे स्तरों पर ले जाते हैं। ये तो बहुत सशक्त बनाने वाली बात है। हाँ, कैसेंड्रा ये भी बताती हैं कि धरती की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और ज्यादा आत्माएं अब ऊंचे विचारों के साथ जीने का अवसर चुन रही हैं। और जो नहीं चुन रहे? वो कहती हैं, जल्द ही उन लोगों के लिए जगह नहीं होगी जो सबकी भलाई के लिए काम नहीं करते। जीवन की चुनौतियों के बारे में उन्होंने क्या कहा? ये क्यों आती हैं? उनका नजरिया यहाँ भी अलग है। वो कहती हैं कि ये आत्माओं को धीमा करने का एक तरीका है। धीमा करने का? क्यों? ताकि वे अपने आसपास की सुंदरता को महसूस कर सकें। हम भागदौड़ में भूल जाते हैं। सही बात है। दर्द और पीड़ा कुछ चुने हुए रास्ते हैं, और कुछ आत्माएं, वो कहती हैं, इसे इसलिए चुनती हैं क्योंकि वे दूसरों का दर्द उठा रही हैं। दूसरों का दर्द? हाँ, ताकि वो दूसरे लोग धरती पर दर्द रहित जीवन जी सकें। ये इंसानी त्याग का एक ऊंचा रूप है। ये विचार तो बहुत गहरा है। हाँ, और वो ये भी कहती हैं कि आपको उतना ही दिया जाता है जितना आप संभाल सकते हैं। चमत्कार होते हैं और चीजों को बदलने के लिए चुनाव हमेशा किए जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ पहले से तय है और हम कुछ नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं।
कैसेंड्रा ने ये भी पक्का किया कि अगर बम रखने वाले ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से ऐसा न करने का फैसला किया होता तो क्रिस्टीना को जगाने के लिए दूसरी योजनाएं भी थीं, बैकअप प्लान्स थे। जैसे उसके रहने की जगह के आसपास धरती के कंपन पैटर्न से जुड़ी कोई घटना या उसके परिवार के अंदर कुछ घटनाएं, कुछ और होता पर जागृति का उद्देश्य पूरा होता। ये सब जानना एक अलग ही दृष्टिकोण देता है ना? किताब के लेखक ने कैसेंड्रा से एक निजी सवाल भी पूछा। क्या क्रिस्टीना ने जन्म से पहले ये योजना बनाई थी कि उसकी कहानी इस किताब में बताई जाएगी? और जवाब? कैसेंड्रा का जवाब था हाँ। लेखक ये जानकर हैरान रह गया कि वो क्रिस्टीना को जन्म से पहले से जानता था और उन्होंने इस समय मिलने की योजना बनाई थी। मतलब वो लोग पहले से जुड़े थे। कैसेंड्रा ने बताया कि वो एक ही आत्मा समूह से हैं और चेतना के समुद्र और वाइब्रेशन पैटर्न ने उन्हें एक साथ ला दिया। ये दिखाता है कि इस नजरिए से हमारी मुलाकातें, हमारी घटनाएं कितनी गहराई से जुड़ी हो सकती हैं। सच में बहुत कुछ सोचने को मजबूर करता है। आखिर में कैसेंड्रा से उन लोगों के लिए एक संदेश देने को कहा गया जिन्होंने हादसों का अनुभव किया है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। क्या कहा उन्होंने? उनका संदेश था डिप्रेशन, गुस्सा, मेरे साथ ही क्यों वाली भावना और फिर आखिर में स्वीकार करने की स्थिति। ये सब उस सबक का हिस्सा है जिसे चेतना के एक खास स्तर तक पहुंचने के लिए पूरा करना होता है। तो ये प्रक्रिया का हिस्सा है, इसे नेगेटिव ना देखे। हाँ, वो कहती हैं ये खूबसूरत प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के हर पड़ाव पर खुद को माफ करना बहुत जरूरी है। खुद को माफ करना? हाँ, ताकि आप अपनी उच्चतम चेतना पा सके और फिर उस सुंदरता, करुणा और समझ को उन सभी लोगों तक पहुंचा सके जो उसी तरह के हालात से गुजर रहे हैं। ये बहुत शक्तिशाली संदेश है। तो क्रिस्टीना की कहानी वाकई हमें कई गहरे विचारों तक ले गई है। हाँ, हमने इंसानी जज्बे की जबरदस्त ताकत देखी, माफी की बदलने वाली शक्ति को महसूस किया, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। बिल्कुल, और जीवन की घटनाओं को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया मिला। वो तटस्थता वाली बात, जन्म से पहले की योजना का विचार। सही कहा। और दुख तकलीफ का एक संभावित उद्देश्य भी सामने आया, चाहे वो ऊर्जा का संतुलन हो या खुद को जगाना हो या दूसरों की सेवा करना। और वो स्वतंत्र इच्छा और किस्मत के बीच का जो पेचीदा रिश्ता है वो भी। हाँ, ये कहानी यही दिखाती है कि कैसे सबसे दर्दनाक अनुभव भी गहरे आध्यात्मिक विकास और समझ का जरिया बन सकते हैं। शर्त बस ये है कि हम उन्हें एक अलग नजरिए से देखने को तैयार हों। वो तटस्थता और स्वीकृति शायद वो तकलीफ को कम कर सकती है। बिल्कुल, जबकि विरोध उसे बढ़ा सकता है, जैसा किताब कहती है। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक चीज शायद सोचने लायक हो सकती है। क्या? कैसेंड्रा के जरिए जो नजरिया सामने आया कि चुनौतियां हमें धीमा करने का तरीका है ताकि हम सुंदरता देख सकें, और कुछ आत्माएं दूसरों का दर्द उठाती हैं। क्या ये नजरिया हमारे अपने जीवन की मुश्किलों या जब हम दूसरों को तकलीफ में देखते हैं तो हमारे देखने के तरीके को जरा भी बदल सकता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है, इस पर जरूर सोचना चाहिए। इस सफर में, इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।